उन दिनों बम्बई अंडरवर्ल्ड दो ग्रुपों में बटा हुआ था। एक तरफ था पठान गैंग जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर अवैध ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे, और दूसरी तरफ डी कंपनी जिसने स्मगलिंग के लिए गुजरात के समुद्रों पर कब्जा कर रखा था। सिर्फ 28 साल की उम्र में समद को मुंबई का सबसे बदनाम क्रिमिनल बुलाया जाने लगा था। उसकी एक सुपारी की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हुआ करती थी, जो कि उस वक्त ही काफी ऊंची रकम मानी जाती थी। समद अपने वक्त का सबसे महंगा शूटर था। समद को मिस्टर जैन नाम के किसी शख्स की सुपारी दी गई थी, जो कि उस वक्त वह मुंबई के शीरोक होटल में रुका हुआ था। शीरोक होटल वही है जहाँ पर 1993 में बम्बई ब्लास्ट हुए थे। उस शख्स को मारने के लिए समद होटल पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर जाकर जैन के रूम नंबर के बारे में पूछा, तो रिसेप्शनिस्ट ने रूम नंबर देने से मना कर दिया। तो उसने जेब से अपनी बंदूक निकालकर टेबल पर रख दी। बंदूक को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत रजिस्टर में देखकर नंबर दे दिया। मिस्टर जैन के रूम नंबर की जानकारी मिलने के बाद समद वहां से चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात करीब 12 बजे समद अपने साथियों के साथ फिर दोबारा होटल पहुंचा। इस बार वह सीधा कॉरिडोर से होता हुआ मिस्टर जैन के रूम में पहुंच गया। वहां जाकर वह दरवाजे को नॉक करता है। जैसे ही मिस्टर जैन ने दरवाजा खोला, धक्का देकर सीधा रूम के अंदर घुस गया। समद के साथियों ने जैन को पीटना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद समद ने उन्हें रोका और जैन को नंगा होने को कहा। जैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसकी बात माने। नंगा करने के बाद समद ने बॉलीवुड के गानों पर नचवाया और यह खेल सुबह तक चला। फिर समद ने अपनी बेल्ट से जैन का गला घोटकर उसे मार दिया। अगले दिन न्यूज़पेपर में जब समद ने पढ़ा कि जिस जैन का मर्डर उसे रात के किया वह किसी टैक्स मेकिंग कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, जिसका पूरा नाम SK जैन था, जबकि उसने सुपारी रणवीर जैन के नाम के शख्स की ली थी। समद गुस्से से पागल हो रहा था। इसकी बड़ी गलती से अंडरवर्ल्ड में उसका बना हुआ डर खत्म हो सकता था। इसीलिए अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए समद दोबारा शीरोक होटल गया और अपने अधूरे काम को पूरा किया। इस बार उसने रणवीर जैन का ही कत्ल कर दिया। अगस्त 1983 में जब समद खान को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की एक दूसरी टीम सिटी सिविल कोर्ट के ऑपोजिट रोड पर ही उसका समद खान का अरेस्ट करने के लिए इंतजार कर रही थी। पुलिस के इस प्लान के बारे में समद को मालूम पड़ चुका था। समद ने अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा जवेरी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। शिल्पा जवेरी बहुत ही अच्छी बेहतरीन कार ड्राइवर थी। कहा जाता था कि शिल्पा गाड़ी चला रही हो तो उसके कोई नजदीक तक नहीं आ सकता था। जैसे ही शिल्पा ने देखा कि पुलिस वाले समद को कोर्ट से बाहर लेकर आ रहे हैं, उसने अपनी गाड़ी को पूरी तेजी से साथ पुलिस की टीम की तरफ बढ़ाया। जब पुलिस ने देखा कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए फुटपाथ की तरफ भागे, लेकिन समद अकेला रोड पर खड़ा रहा। गाड़ी ड्रिफ्ट करते हुए समद के बिल्कुल करीब आकर रुकी और वह तुरंत कार के आगे वाली सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि पुलिस की टीम कुछ समझ पाती, शिल्पा गाड़ी वहां लेकर फरार हो गई। शिल्पा को अपनी ड्राइविंग स्किल पर इतना भरोसा था कि उसने अपनी गाड़ी को फिर से यू टर्न किया और दोबारा पुलिस की टीम के सामने से गुजरी और हाथ हिलाकर पुलिस को टाटा भी करती गई। पुलिस की टीम ने फिर उनका पीछा भी किया, लेकिन शिल्पा की ड्राइविंग स्किल को मैच नहीं कर पाए और वो वहां से भाग गए। इस घटना से समद शिल्पा के इस कदर इम्प्रेस हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन समद खान शिल्पा के प्रति वफादार नहीं थे और उनके रिश्ते में दरार पड़ गई। फिर एक बार समद खान मुंबई की सेंट्रल जेल में बंद था। उसको मालूम था कि जेल में दाऊद के बहुत आदमी है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। वहाँ जेल को कंट्रोल करने लगा। उसे जेल में सब कुछ मिलने लगा था, चाहे टीवी हो, नहाने का गर्म पानी या उसकी फेवरेट चिकन बिरयानी। वह जो भी डिमांड करे उसे सब मिलता था। जेल के अंदर से ही समद अपना वसूली का धंधा चलाने लगा था। जेल में उसका दरबार लगता था। समद की जेल से आजादी सिर्फ 2 चश्मदीद गवाहों पर टिकी थी, जिन्हें समद ने अपनी ताकत के जरिए जेल में बुला लिया। दरअसल समद पर पासपोर्ट एजेंट राजा सिंह ठाकुर के मर्डर का इल्जाम था। इस मर्डर केस में गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन नाम के 2 चश्मदीद गवाह थे। जब यह दोनों जेल में समद के दरबार में लाए गए तो उसने सबसे पहले दोनों के कपड़े उतरवाकर उन्हें नंगा कर दिया और जेल को हजाम को बुलाकर उन दोनों का सिर, बाल, दाढ़ी, मूछें और यहाँ तक के आईब्रोज तक मुंडवा दी। इसके बाद समद ने दोनों को धमका कर कहा कि अगर वह दोनों उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं तो अगली बार उस तरह सिर की बजाय उनकी गर्दन पर चलेगा। जैसे समद चाहता था, दोनों गवाह कभी कोर्ट पहुंचे ही नहीं और सबूत नहीं होने के आधार पर उसको बरी कर दिया गया। इसके बावजूद समद को 2 बार NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपने कनेक्शन के जरिए इनसे भी बरी हो गया। समद खान के लिए कानून से इस तरह बचकर निकलना पहली बार नहीं था। पुलिस चाहे जितना भी केस स्ट्रॉन्ग बनाती, सबूत इकट्ठा करती, गवाहों को लाती, वह हर बार उनसे एक कदम आगे ही होता था और बच निकलता था। समद खान अक्सर सोनिया महल नाम के एक डांस बार में जाया करता था, जो कि बम्बई का पहला डांस बार हुआ करता था। वह साथी अंजुम पहलवान के साथ शर्त लगाया करता था कि आज डांस बार की किस लड़की के साथ रात गुजारने वाला है। इन्हीं शर्तों के खेल में एक दिन डांस बार में एक ऐसी लड़की पर शर्त लगाई जो रेलवे में काम करने वाले की बेटी थी। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के लिए वह वहाँ काम करने आती थी। एक दिन समद खान उस लड़की को बीच स्टेज से उठाकर सबके सामने बाहर ले गए। सब लोग बस देखते ही रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि समद को रोक सके। समद उस लड़की को वर्सोवा में अपनी एक गर्लफ्रेंड के फ्लैट में ले गई।
गया और वहाँ उसका बलात्कार किया। उसका साथी अंजुम फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। फिर कुछ घंटों बाद समद बाहर निकला और दोनों उस लड़की को उस फ्लैट में ही छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जब वो लड़की घर न पहुंची तब लड़की के पिता ने पता लगाया और बेटे के बारे में बार के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने समद खान के बारे में बताया। रोता हुआ बाप तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जो इत्तेफाक से कोलाबा पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन पर नाइट ड्यूटी पर इंस्पेक्टर इशाक बागवान थे, जो समद खान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही इशाक बागवान ने समद खान के बारे में सुना वह खड़े हुए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि समद उन्हें इस वक्त कहाँ मिलेगा। अपने टीम को लेकर इशाक उस फ्लैट पर पहुंचा, जहां पर उन्हें वह लड़की रूम में एक कोने में रोती हुई मिली। पुलिस ने तुरंत उस लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा और समद और उसके साथी अंजुम को गिरफ्तार कर लिया। समद ने अपनी गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं दिखाया और सरेंडर कर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस और कानून उसे कुछ दिनों से ज्यादा जेल में नहीं रख पाएंगे। फिर वही हुआ जैसे समद हमेशा करता था। उस लड़की और उसके पिता ने कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया और न ही कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई। समद अब दोबारा आजाद था। कोई भी कानून इस पठान को जेल में नहीं रख सकता था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि समद करीम लाला जैसे डॉन की फैमिली से था। दरअसल करीम लाला के भाई रहीम लाला का बेटा था, यानी करीम लाला का भतीजा था। वह इस रिश्ते पर हर जगह फर्क करता था और वहीं दूसरी तरफ करीम लाला समद से परेशान हो चुका था, क्योंकि समद के कारनामों की वजह से करीम लाला का नाम सामने आता था। जब भी समद कोई जुर्म करता, पुलिस करीम लाला को अरेस्ट कर लेती थी और घंटों उसे पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखती थी। एक मर्डर के केस में पुलिस समद खान को ढूंढ रही थी, तो पुलिस ने हमेशा की तरह करीम लाला को उठा लिया और उससे कहा कि अगर समद सरेंडर नहीं किया तो वह उसको इस केस में शामिल करके कोर्ट में पेश कर देंगे। यह बात करीम लाला ने अपने दोस्त हाजी मस्तान को बताई। हाजी मस्तान ने अपने नेटवर्क के जरिए फरार समद खान तक यह बात पहुंचाई और उसे सरेंडर हो जाने को कहा। समद का यह भरोसा भी दिलाया कि जल्द ही वह उसे बाहर बेल पर ले आएंगे। अपने चाचा के खातिर समद ने सरेंडर कर दिया और 2 महीनों में समद बेल पर बाहर भी आ गया। समद फिर से आजाद होकर वही मारपीट और वसूली का काम करने लगा। उसकी हरकतों को देखकर हाजी मस्तान ने करीम लाला को समद के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देने का सुझाव दिया, ताकि पुलिस करीम लाला को परेशान करना छोड़ दे। हाजी मस्तान की बात को मानते हुए करीम लाला ने एक लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि आज से उनका कोई भी रिश्ता समद खान के साथ नहीं है, और समद खान को भी कह दिया अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझ पर कोर्ट केस भी कर दूंगा। करीम लाला के इस फैसले से समद को बहुत दुख हुआ, क्योंकि करीम लाला के नाम की वजह से ही समद को प्रोटेक्शन मिली हुई थी और उसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। करीम लाला का समद खान से अलग होना दाऊद को काफी पसंद आया। दरअसल दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर और करीम लाला बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इस वजह से दाऊद करीम लाला को चाचा कर बुलाया करता था। वह समद को खत्म तो करना चाहता था, लेकिन उसके मर्डर का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता था। करीम लाला ने साथ छोड़ दिया समद का। उसके बाद समद भी दाऊद के साथ अपनी सारी दुश्मनी खत्म कर देना चाहता था, ताकि अपने सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बना सके, क्योंकि समद को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम था कि करीम लाला की प्रोटेक्शन के बिना दाऊद के वार से वह बच नहीं सकता था। इसीलिए समद ने दाऊद के साथ मुलाकात की और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी वफादारी का वादा किया। समद ने दाऊद को कहा और यकीन भी दिलाया कि जो कुछ भी आलमजेब और अमीरजादा और दूसरे पठानों ने किया उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, और दाऊद के भाई सबीर के मर्डर में भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। समद की बातों से दाऊद काफी हैरान हुआ था। समद ने खुद सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। फिर दाऊद ने उसकी दोस्ती को कबूल कर लिया। दोस्ती कबूल करने के दूसरे दिन ही दाऊद के छोटे भाई नूरा को समद खान के साथ बोलाचाली हो जाती है। वो नूरा को इस तरह पीटता है और नूरा कोमा में चला जाता है। दाऊद को इस बात से खूब गुस्सा आता है। फिर एक दिन समद खान अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से नीचे आ रहा होता है, तब लिफ्ट के नीचे दाऊद, छोटा राजन और उसके 15 गुर्गे हाथ में बंदूक लेकर सामने खड़े पाते हैं और दाऊद ने खुद अपने हाथों से समद खान की हत्या कर देता है।